नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार वीडियो सोल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 10वां जो चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस पर हम आप बात कर रहे थे। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है, इन पर हमें आज चर्चा करनी है। एक पोर्शन हम आपने क्या किया था, पूरा कर लिया था। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आप बात करेंगे क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चन हम आपने सेट किया है इसमें आया है। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसी के आधार पर आगे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। हाँ, एग्ज़ाम जो आपके होने हैं, डेट अनाउंस हो चुकी हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। तो इस वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, ऐसी उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ कि इसका आप उपयोग भी करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सेट की तरफ। क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चंस आपके सामने है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, क्या है दिया है, पारजीनी जंतु किस प्रकार मानव रोगों के अध्ययन में उपयोग किए जाते हैं। तो पारजीनी क्या है, मैंने पहले लेक्चर में ही आपको समझाया था और इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। तो अगर जिन लोगों की ये बात समझ ना आई हो, पहला लेक्चर देख सकते हैं, इस लेसन का पहला लेक्चर। ठीक, यहां देखिए इनकी उपयोगिता के अध्ययन के बारे में क्या बताया है। रोगों और जीन उपचार का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिजीज एंड जीन थेरेपी, क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा। अनेक पारजीनी जंतु विशिष्ट तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जैसे अनेक जीन रोग के प्रसार में अपना योगदान करते हैं। इनका अध्ययन पारजीनी जंतुओं के अध्ययन से समझने में अत्यधिक सहायता मिलती है। यानी कि अगर हमको पारजीनी जंतुओं की सहायता से हमें स्टडी करके समझना हो तो बहुत से ऐसे रोग हैं जिनको कि हम आसानी से समझ पाते हैं, उन्हीं की यहाँ चर्चा की गई है। आगे बात करें, पारजीनी जंतु मानव रोगों में प्रतिदर्श का कार्य करते हैं, जैसे कैंसर हुआ, सिस्टिक फाइब्रिस हुआ, ट्यूमेटॉइड अर्थराइट्स आदि रोग तथा इनके उपचार की नई विधियों के विकास में ये क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ट्यूमेटॉइड है, आर्थराइट्स है, ये सारी बीमारियां जो हैं इनके इलाज में इनकी उपयोगिता आप पाएंगे। वहीं देखिए दिया गया है, संवर्धित स्तनधारी कोशिकाओं के ट्रांस कैंसर जीन की पहचान तथा जीन उपचार में अत्यधिक सहायक हुए हैं। यानी ये सब जो है स्तनधारियों में इनकी सहायक देखा जाए तो ट्रांसजेनिक कैंसर जो है उन सर की बीमारियों में ये जो है अत्यधिक सहायक भी हुए। आगे दिया गया है, टीका सुरक्षा परीक्षण यानी वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट। वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी वैक्सीन के लिए जनरलाइज करने से पहले। यानी कि अगर वैक्सीन का उपयोग भविष्य में किया जाना है तो ठीक उससे पहले यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि यह वैक्सीन सही काम करेगी या नहीं करेगी। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे दिया गया है, मानव पर टीकों यानी वैक्सीन्स का उपयोग करने से पहले इनकी विस्तृत सुरक्षा जांच आवश्यक होती है। इसके लिए पारजीनी जंतु जैसे चूहों आदि को विकसित किया जाता है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए पारजीनी
चूहों का विकास किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि पारजीनी जो चूहे हैं उन पर स्टडी पहले भी की जा चुकी है पोलियो की वैक्सीन बनाते वक्त। तो यह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग सा है, इस वजह से सेलेक्ट किया गया है मेरे बच्चों। इसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा और इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आणविक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आणविक फार्मिंग है ना, उदाहरण भी बताना है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग, मॉलिक्यूलर फार्मिंग क्या है यहां आपको डिस्कस करना है मेरे बच्चों। इसे ध्यान से समझिए और इसका आंसर आता है एग्जाम में तो अच्छे से लिखिएगा। देखिए क्या दिया गया है, आणविक फार्मिंग या मॉलिक्यूलर फार्मिंग क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार की दवाएं यानी ड्रग्स, रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करने के लिए ट्रांसजेनिक जंतुओं का उपयोग करना आणविक फार्मिंग कहलाती है। यानी ट्रांसजेनिक जीवों का जो प्रयोग होता है आणविक फार्मिंग वही कहलाती है। और किस लिए करना है? रासायनिक पदार्थ उत्पादित करना हो या कोई ड्रग्स या दवा बनानी हो, उन सिलसिले। आगे देखिए, इस प्रकार आणविक फार्मिंग औषधि उत्पादन में क्रांति जैव प्रौद्योगिकी है जिससे अधिक मात्रा में मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण औषधियां प्राप्त की जाती हैं। तो यह एक क्रांति जैसी है जिससे कि बहुत सी मूल्यवान चीजें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक जीवों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, पारजीनी जंतुओं के दूध, मांस, अंडों, मूत्र आदि से महत्वपूर्ण प्रोटीन्स इत्यादि को पृथक कर इन्हें जैविक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। अनेक ऐसे उदाहरण भी उपयुक्त विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार हेतु प्रोटीन प्राप्त करने में ट्रांसजेनी बकरी, गाय, भेड़ों इत्यादि का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाना पॉसिबल हुआ है, किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आणविक फार्मिंग जो वर्ड दिया गया था उसका बस इतना सा मतलब था कि जो ट्रांसजेनिक जीव हैं उनका उपयोग करके बड़ी मात्रा में क्या करना, आप देखेंगे रासायनिक पदार्थ हुआ या दवा वगैरह हुआ, इसका जो है उत्पादन करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन हमने सेट किया है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर आंसर दीजिए। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताएं। ध्यान से देखें क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने है, वहां दिया गया है क्या, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसाइन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन करिए। इसकी बात एडीए की हो चुकी है, आपके दिमाग में होना चाहिए। वहीं देखिए, जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है? गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता, ये देखिए दिया गया, गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता बीमारी का उपचार कैसे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से मेरे बच्चों देखिएगा। आगे देखिए, जीन थेरेपी पर टिप्पणी लिखिए, जीन चिकित्सा के उदाहरण सहित समझाइए, जीन थेरेपी के उचित उदाहरण सहित समझाइए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से समझना है मेरे भैया। पहली बात समझते हैं कि जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी है क्या। देखिए, अत्यधिक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीन्स की क्रियाशीलता की जानकारी करने के बाद गलत जीन को हटाकर सामान्य जीन को प्रतिस्थापित करना जीन चिकित्सा
या जीन थेरेपी कहलाती है। क्या करना है इसमें? सामान्य जीन को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पे नए जीन को जो है इंटर करा दिया जाएगा, इस तरह से प्रतिस्थापित। ठीक है। यद्यपि जीन चिकित्सा के इस स्वरूप को अभी संभवतः विकसित नहीं किया जा सकता, किंतु सैद्धांतिक रूप से आनुवांशिक रोग से ग्रसित व्यक्ति का स्थायी और सही इलाज यही हो सकता है। यानी अगर ठीक प्रकार से इलाज की बात करें तो अभी इसे ऑक्युपाई तो नहीं किया जा सका है, इसे अपनाया नहीं जा पाया गया है, लेकिन इसी से उनका उपचार संभव है। इस वजह से इनकी बात यहाँ की जा रही है। आगे देखिएगा, जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लिया जाता है जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन्स दोषों का सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है? जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इसको यहाँ जो है सम्मिलित इन्होंने किया है। आगे बढ़ें भैया, इसमें और भी पोर्शन बाकी है। चलिए अब यहां देखिए इन्होंने समझाया है चीजों को। क्या? उसमें रोग के उपचार के लिए जीन्स का व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में समावेश किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। यह चीज आप भी जानते हैं। आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि निष्क्रिय कर देते हैं और निष्क्रिय करने के बाद अपनी कार्य को उस प्रणाली जारी रख करके जिस उद्देश्य से गए हैं वो कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है सामान्य जो युग्म विकल्पी है उसको कैसे इंटर कराया जा रहा है। पहले स्टेप में सामान्य युग्म विकल्पी को रिट्रोवायरस में समावेश करते हैं। ठीक है। अब जो रिट्रोवायरस है उसमें देखिएगा सेकेंड स्टेप में क्या है, रिट्रोवायरस लसिकाणु जिसको कि अस्थि मज्जा से निकाला तथा संवर्धित किया गया है को संक्रमित कर देता है ना। किसको संक्रमित कर रहा है? लसिकाणु को। ठीक है, लसिकाणु को संक्रमित कर दे रहा है। आगे देखिए, जो लसिकाणु है उसमें क्या हो रहा है, रिट्रोवायरस अपने आरएनए की एक डीएनए प्रतिलिपि तैयार करता है। रिट्रोवायरस क्या करेगा? आरएनए की एक डीएनए प्रतिलिपि तैयार करेगा, फोटोकॉपी तैयार करेगा। उसके बाद इस डीएनए में सामान्य युग्म विकल्पी होता है जो पोषक कोशिका में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसके साथ जो है वह ट्रांसफर हो जाता है अगली जनरेशन में। चौथे स्टेप पे देखिए यहां दिया गया है, अभियांत्रिकी कोशिकाएं रोगी की अस्थि मज्जा में भेज दी जाती हैं। इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ देखिए कि अस्थि मज्जा में यह ट्रांसफर हो रहा है। वही देखिए SCID के रोगी का जीन उपचार यहाँ जो है बताया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज के समय में इस तरह की जो बीमारियां हैं काफ़ी गंभीर रूप ले रही हैं, तो इनसे प्रश्न बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं मेरे दोस्तों। इसी वजह से इस तरह के प्रश्न आपसे किया जा रहा है यहाँ भी, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से समझ करके आंसर कर सके। थोड़ा सा इसको रिपीट करिएगा, 2-3 बार समझिएगा, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे का जो पोर्शन इसमें बचा हुआ है उसको भी देख लीजिए क्या कह रहा है। अगर हम जीन चिकित्सा की बात करें तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय बालिका में एंजाइम एडिनोसिन डी एनिमेज, जिसे आप ADA कहते हैं, क्या है फुल फॉर्म? एडिनोसिन डी एमिनेज। इसे याद रखिएगा, एडिनोसिन आपका एडिनोसिन डी एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज। तो इसे याद रखिएगा मेरे भैया। आगे क्या कह रहा है,
कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। आगे दिया है, यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है, यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं देखिए आगे दिया है, एडिनोसिन डीएमिनेज से संबंधित जो जीन है विकसित करने के कारण घातक संबद्धता प्रतिरक्षा न्यूनता यानी सर्व कंबाइंड अमीनो डिफिशियंसी, SCID का फुल फॉर्म है, इसे याद रख लीजिएगा। क्या है? संबद्ध प्रतिरक्षा न्यूनता। ठीक है, रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार के रोगी में अक्रिय टी लिम्फोसाइट होती है। इसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र रोगजनक से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। अब सोचिए, रोग से नहीं लड़ पाएगा, तमाम तरह के रोग आपको हो जाएंगे। यह बहुत घातक बीमारी है, कह दीजिए बीमारियों की जड़ है। आगे देखिए, कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बोन मैरो के थ्रू होता है। आपने सुना होगा यह बात कि बार बार कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई, दिक्कत थी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ। आप पीछे वाली जो चीजें वो नहीं जानते, इसका नाम जरूर सुने होंगे। तो ये होता है। आगे देखिए, जबकि कुछ में एंजाइम प्रतिरक्षा विस्थापन यानी एंजाइम ट्रांसफर थेरेपी द्वारा उपचार भी किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। उपयुक्त दोनों विधियों द्वारा पूर्णतः रोग नाशक नहीं है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर से लसिकाणु को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धित किया जाता है। उसके बाद सक्रिय एडीए एनसीडीएनए रेट्रो विषाणु संवाहक यानी रेट्रोवेक्टर का प्रयोग करके लसिका में प्रवेश कराया जाता है और अंत में रोगी की अस्थि मज्जा में कोशिकाओं में समाकित कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं रोगी की अस्थि मज्जा में पूरी आयु तक गुणित होती रहती हैं तथा अभिव्यक्त होती रहती हैं, यानी डिवीजन करती रहेंगी और बार बार उसके शरीर में बनती रहेंगी, और जो ही यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस बात को अच्छे से देखिएगा मेरे भैया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा इस पर सबका ध्यान जाता नहीं, और यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगली बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हम आपने सेट किए हैं, इसको देखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या जीन अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी सहायता से इंसुलिन उत्पादन की विधि का वर्णन करिए। महत्वपूर्ण है, इंसुलिन चाहिए किसके लिए? डायबिटीज पेशेंट के लिए। कैसे करेंगे इसमें बताया गया है। डीएनए पुनर्योगज तकनीकी द्वारा इंसुलिन उत्पादन की विधि की व्याख्या कीजिए। आगे आरडीएनए की तकनीकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के लिए चरणों का संक्षेप में वर्णन करिए। मानव इंसुलिन टिप्पणी पर लिखिए। साथ ही साथ पुनर्योज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, इस तकनीकी की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे करते हैं बताइए। आगे दिया है पारजीनी जंतु को परिभाषित कर कीजिए। ऐसे जंतुओं से मानव को क्या लाभ? तो इनमें से कोई भी प्रश्न आए, आंसर सेम है। ठीक है, आंसर आपको सेम देना है, यहां अच्छे से आपको समझ लेना है, उसी के अनुसार आपको आंसरिंग करनी है। ध्यान दीजिएगा, डीएनए पुनर्संयोजन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए की संरचना से हेरफेर या एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना ही डीएनए पुनर्संयोजन या डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। इसे डीएनए इंजीनियरिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग, डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जीन इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन इंजीनियरिंग क्या है, इसको यहाँ इन्होंने एक शब्द में परिभाषित किया। अब स्टेप की बात हमें आपको करनी है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। चलिए आगे दिया गया है, देखिएगा, इंजीनियरिंग द्वारा सामान्यतः उच्च जंतु पौधों के डीएनए के ऐच्छिक भागों की अनेक प्रतियां
तैयार की जाती हैं। जीवाणु में इच्छित डीएनए का प्रवेश कराकर उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त कर ली जाती है, कॉपी बना ली जाती है। ठीक है, आगे दिया गया है डीएनए पुनर्संयोजन या इंजीनियरिंग निम्नलिखित 4 चरणों में पूरी की जाती है। यही चरण महत्वपूर्ण है। पहला चरण है डीएनए का खंड तैयार करना। पहला काम क्या करेंगे, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में बांट करके उसका खंड तैयार करेंगे। देखिए दिया है डीएनए के जिस विशिष्ट खंड या भाग की प्रतिक्रिया प्राप्त करनी है उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा काट कर पृथक कर लेते हैं। एंजाइम का नाम याद रखिएगा काटने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम डीएनए को एक निश्चित बेस क्रम से, बेस सीक्वेंसेस पर काट देता है। आज लगभग 200 विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ज्ञात हो चुके हैं। सोच लीजिए जरूरत के अनुसार इसकी खोज होती गई और कितने नंबर आप यहां अभी तक पता हो चुके हैं। आगे दिया है दूसरा स्टेप, डीएनए खंड को वेक्टरों से जोड़ना। तो जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड को वेक्टर की भांति प्रयोग में लाया जाता है। प्लाज्मिड से कुछ रिस्ट्रिक्शन स्थल या रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। इन स्थलों पर प्लाज्मिड को काट कर इच्छित जो डीएनए है, जो हम इच्छा रख रहे हैं कि इसको जोड़ना है, उस डीएनए को हम क्या करते हैं, एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं और उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज की सहायता से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और वह जीन उसमें जुड़ जाता है। ये आपका पूरा होता है दूसरा स्टेप। अगला स्टेप हम बात करेंगे कि अगले स्टेप पे क्या होना है। चलिए जो तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है, पुनर्संयोजित वेक्टर को पोषक कोशिका में प्रवेश करा देना। अब पोषक जो कोशिका है उसमें आपको प्रवेश कराना है, उसके लिए क्या फॉलो करना है उसको यहां ध्यान दीजिएगा। इस पुनर्संयोजित वेक्टर को उचित पोषक कोशिका प्रायः ई कोलाई जीवाणु में प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा वेक्टर पोषक कोशिका की कोशिका द्रव्य में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब जो है वेक्टर पोषक कोशिका में प्रवेश कर जाए तो इस प्रक्रिया का नाम ही क्या है, आप ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। चौथा प्रश्न, पोषक कोशिका का संवर्धन। अब पोषक कोशिका का संवर्धन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जीवाणु कोशिका को संवर्धन माध्यम से उगाया जाता है। धीरे धीरे कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक दूसरे के क्लोन होती हैं। इन कोशिकाओं को स्क्रीनिंग की जाती है। जिन कोशिकाओं में पुनर्संयोजित प्लाज्मिड स्थापित हो गए हैं, अर्थात कोशिका रूपांतरित ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उन्हें अलग करके उचित माध्यम से उगाते हैं जिससे उसका गुणन हो और संख्या में वृद्धि हो जाए। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही ऐच्छिक डीएनए खंड की संख्या में भी वृद्धि होती है। आगे देखिएगा, डीएनए खंड या उसके उत्पादन का पृथक्करण क्या है भाई, ये पांचवा स्टेप और लास्ट स्टेप है। डीएनए खंड जिसे जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट कराया गया था, पोषक कोशिका के भीतर अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन तथा अनुलिप्यंतरण या ट्रांसलेशन करता है। इस प्रकार जीन के उत्पादन का निर्माण होता रहता है। मानव शरीर में हार्मोन इंसुलिन को अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में उपस्थित लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना, कि बीटा जो कोशिकाएं हैं के द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को नियमित करता है। इंसुलिन के किसी भी कारण से स्राव न होने पर मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है, यह आप जानते हैं।
मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों, पशुओं, सुअरों को मारकर उनके अग्न्याशय से निकाला जाता था। तो ये देखिए कितनी दुखद है, जीवों को मार करके निकालना पड़ रहा था। अब उसमें क्या हुआ, जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी, बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणुओं में इस प्रकार के गुण उत्पन्न किए जा सके जो कि प्रचुर मात्रा में इंसुलिन का उत्स्रावण कर सके। तो यह बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उत्पादन हो सका। मानव इंसुलिन में 51 एमिनो अम्ल 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से एक श्रृंखला ए चेन में 21 एमिनो अम्ल जबकि बी श्रृंखला 30 एमिनो अम्ल के रखती है। ये परस्पर एक दूसरे को डाइसल्फाइड बंधों, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा जोड़े रखती हैं। ए श्रृंखला में एक एन छोर ग्लाइसिन, एक सी छोर होता है, जबकि बी श्रृंखला में एक एन छोर जिसे आप फेनेलिन कहते हैं एवं सी छोर जिसे आप एलेनिन कहते हैं होता है। दो सल्फाइड बंध जैसा यहां दिखाया गया है यस बॉन्ड ए श्रृंखला की 7वीं तथा 20वीं स्थिति पर तथा बी श्रृंखला की 7वीं और 19वीं स्थिति पर सिस्टीन एमिनो अम्ल के बीच स्थित होती है। एक तीसरा डाइसल्फाइड बंध ए श्रृंखला की 6वीं एवं 11वीं स्थिति पर सिस्टीन अमीनो अम्ल के बीच स्थित होता है। तो यह स्थित बता दिया कैसे भी इंसुलिन को आप यहाँ फार्म आउट कर रहे हैं। मानो इंसुलिन में जानकारी आपको दे रहे हैं। आगे देखिएगा, इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाओं का जो जैव संश्लेषण यानी बायोसिंथेसिस एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी इंसुलिन प्रो इंसुलिन जिसे कहते हैं के रूप में होता है, जिसे बी श्रृंखला 33 अमीनो अम्ल की अतिरिक्त संयोजन यानी सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का फैलाव होता है। मनुष्य में प्रो इंसुलिन के संश्लेषण परिपक्वन का नियंत्रण शुक्राणु के 11वें की छोटी सी भुजा पर स्थित एक जीन के द्वारा होता है। आनुवांशिकता अभियांत्रिकी ही इंसुलिन का एक उत्पादन है। क्या है भाई, देखिए दिया है, मानव गुणसूत्र के 11वें से इंसुलिन से उत्पादन को नियंत्रित करने वाली जीन को आनुवांशिक अभियंताओं जीन इंजीनियर्स ने इस गुणसूत्र को अलग करके समुचित वाहक यानी वेक्टर जिसे ई कोलाई के नाम से आप जानते हैं श्रृंखला से जोड़ा जो रासायनिक रूप से समान इंसुलिन उत्पादित करता है। बाद में इसे वहां से निष्कासित कर लिया जाता है। तो एक तरह से इंसुलिन के उत्पादन के लिए यह जो महत्वपूर्ण विधि उपयोग में आज लाई जाने लगी, जिससे कि इंसुलिन की जो उपलब्धता है वह बायोटेक्नोलॉजी के बेस पे प्रचुर मात्रा में हो गई और उससे इलाज संभव हुआ। तो ये दोस्तों कुछ पोर्शन था आपके लेसन से संबंधित, थोड़ा सा इसमें आपको अच्छे से देखना था। हम आपको स्पीड अप करके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं और तेज़ी से थोड़ा सा चलते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।